अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? रेडियो विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ माह रक्षा का फोर्थ एपिसोड लेकर और इसकी मुसन्निफा है फातिमा लगारी। तो अब बिना वक्त ज़ाये किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। किचन में मुख्तलिफ अलानवा की खुशबू फैली हुई थी। स्टोव पर रखे हुए फ्राइंग पैन पर सब्जियां फ्राई हो रही थी। बराबर में रखे हुए पतीले में पानी उबल रहा था। खुद वो शेल्फ के पास खड़ा हुआ पुदीना साफ कर रहा था। सफ़ेद शर्ट के बाजू कोहनी तक चढ़ाए हुए सारी तवज्जो अपने काम पर मरकूज कर रखी थी। होगा घर में बावर्ची खाना बनाने के लिए, मगर अपना और खान भाई का खाना वही बनाता था। ऊपर की मंजिल में किचन भी उसी की ख्वाहिश पर बनाया गया था। यहीं से तो लत लगी थी उसे। यहीं से तो बात छोटे मोटे कुकिंग कोर्स से निकलकर बाकायदा ट्रेनिंग और फिर एक रेस्टोरेंट तक पहुंची थी। और अब उन रेस्टोरेंट की चैन बनने लगी थी। करोड़ों की मिल्कियत का वो 28 साल लड़का इस वक्त फ्राइंग पैन हल्का सा उछालता सब्जियां फ्राई कर रहा था, क्योंकि उसके खान भाई किसी और के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाते थे। खान भाई खुद काउंटर के पास रखे हुए स्टूल पर बैठे हुए थे, बंद मुट्ठी गाल पर टिकाए, हाथ में मोबाइल थामे रोशन स्क्रीन पर जगमगाते हुए अलियार के पैगाम को देख रहे थे। वो लड़के रूपोश हो चुके हैं। आखिरी बार दोनों को इस्लामाबाद देखा गया है। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। उन्होंने बेजारियत से मोबाइल काउंटर पर रखा, बाजू का हाला बनाकर सर बाजू पर टिका दिया, आंखें मूंद ली। किचन में अब फ्रैंक चिकन की खुशबू फैलने लगी। पानी के पतीले का ढक्कन उठाया तो पानी भाप की सूरत में उड़ने लगा था। उसने प्लेट में रखा हुआ पास्ता पानी में डाला और फिर जूसर उठाकर प्लग लगाया। वो अब खान भाई के लिए मिंट सोडा बनाने वाला था। आंखें मूंद कर बैठे अमर को थोड़ी देर में जूसर की करकराहट सुनाई दी, फिर पतीले की, पानी के उलटने की, उबले हुए पास्ता में सब्जियां मिलाने की खातिर हरकत करते गफीर की, फिर बर्तनों के खटकने की। उसके बाद खामोशी छा गई। इतनी खामोशी के बाजू के हाले में सर टिकाए वो अपनी सांसें सुन सकते थे। धड़कनों का शोर समात के पर्दों से टकराता साहिल पर सर पटकती हुई लहरों से मालूम हो रहा था। अंधेरा और खामोशी, फिर वो खुशबू, उनकी सांसें उस मानुस सी खुशबू से मुअत्तर होने लगी थी। वही खुशबू जिससे लॉन महक रहा था, वही खुशबू जिसने कमरे में जाते ही उन्हें अपने हिसार में ले लिया था। हाँ, वही खुशबू। परफेक्ट टाइमिंग, खाना तैयार है, जैन चहका था। भूख नहीं है मुझे। समात के पर्दों से टकराती हुई मध्यम आवाज उन्हें बहुत भली मालूम हो रही थी। धीरे से सर उठाया। एक लम्हे के लिए तेज रोशनी से आंखें चुंधिया गई थी। उन्होंने पलक झपकी, फिर गर्दन तिरछी करके बाएं तरफ के खड़ी हुई अलमीरा को देखा, जो पानी का गिलास लबों से लगा रही थी। थोड़ा सा ले लें, बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ मैं, आप जानती हैं, जैन ने इसरार किया। अमर ने बगौर उसके लाल पड़ते हुए चेहरे को देखा था। निचला और जख्मी था, खून की बूंद जम चुकी थी। उनका माथा शिकन आलूद हुआ। कुछ देर पहले तक तो ठीक थी, वो अब अचानक, सॉरी, बिल्कुल भूख नहीं है। वो एक बार फिर उसे रद्द कर चुकी थी। ग्लास काउंटर पर रखकर वो उन्हें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करके पलटने लगी थी। जब अमर ने उसे रोका, उसने रुककर उनके हाथ को देखा था, जिसने बहुत एहतियात से उसकी अंगूठे से हाथ थाम रखी थी। निगाहों में एहतजाज दर आया था। जैन की मौजूदगी में वो कुछ कह न सकी थी, वरना हाथ झटक देती, रुक फेर लेती। बैठ जाओ मीरा, इतनी नरमी से कहा गया कि वो उन्हें देख कर रह गई थी। दिल डूब कर उभरा था। वो उसका हाथ आजाद कर चुके थे, फिर भी वो वहीं खड़ी रही थी। अमर काउंटर पर रखे हुए गिलास में जग से पानी उलट रहे थे और वो उनके सामने स्टूल खींच कर बैठ रही थी। जैन प्लेटें रख रहा था और वो गोद में रखे हुए हाथों से खेल रही थी। अमर ने प्लेट में पास्ता निकाल कर प्लेट उसके आगे रखी थी तो उसने कांटा उठा लिया था। जैन अमर के बराबर में कुर्सी खींचकर बैठ गया था। पहला चम्मच मुंह में रखते ही उसकी आंखों में सताइश उभरी, जो जैन की नजरों से छुपी न रह सकी थी। वो भरपूर मुस्कुराया। अच्छा बना है? अलमीरा ने झट सर अस्पात में हिलाया। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें मेरे हाथ का खाना नसीब हो। खान भाई के बाद आप पहली हैं जिसे ये सादत नसीब हुई है। फकरिया कॉलर झाड़े गए। अलमीरा को कोई जवाब समझ नहीं आया। अमर मुकम्मल तौर पर खाने की तरफ मुतवज्जा थे। वैसे भाभी, आपसे जेलस होता हूँ मैं। पहले खान भाई को मेरे हाथ के जायके में कोई शुबा नहीं होता था। फिर वो नमली मीरा से हो आए। आगा जान के इंतकाल के बाद जब से वापस आए हैं, हमेशा कहते हैं मेरे हाथ में जायका नहीं है। जायका वो होता है जो अलमीरा खानम के बनाए हुए खाने में था। ऐसा कौन सा जादू किया था आपने जो मेरे सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया उन्होंने? वो बस बोल रहा था। उसकी प्लेट खाली थी। बंद मुट्ठी पर थोड़ी टिकाए वो मुस्कुराते हुए सवालिया निगाहों से अलमीरा को देख रहा था, जो मुतजब्जब निगाहों से कभी उसे देखती, कभी खामोशी से खाना खाते हुए अमर को। ऐसा तो कुछ खास नहीं बनाया था मैंने। बहुत देर बाद कमजोर सी आवाज निकली थी उसकी। जैन मायूस हुआ। उसके जवाब पर अमर के लबों से बिखरती हुई मुस्कुराहट अलमीरा की नजरों से ढकी छिपी न रही। वो पहलू बदल कर रह गई थी। उसने वाकई कुछ खास नहीं बनाया था। बस 4 घंटे लगाकर जी जान से वो ताम तैयार किया था, जो अमर ने रात के 2 बजे घर वापस आने पर खाया था। हाँ, बस
बस कुछ खास नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है, आप छुपा रही हैं। वो बच्चों की तरह मुंह फुलाए पास्ता अपनी प्लेट में निकालने लगा। अलमीरा आदतन निसैल अब दांतों में दबा गई। खान भाई, आप ही कहे ना इन्हें कि मुझे बता दें तरकीब, गरीब का भला हो जाएगा। जायके के लिए तरकीब का अच्छा होना जरूरी नहीं है, कभी कभार ये क्रेडिट मोहब्बत को जाता है। पास्ता को कांटे के गिर्द लपेटे वो प्लेट पर नजरें टिकाई कह रहे थे। अलमीरा में निगाह उठाकर उन्हें देखने की हिम्मत नहीं हुई। जैन ओह के अंदाज में लब सुकेड़ता हुआ अपनी प्लेट की तरफ मुतवज्जा हो गया। अमर ने चोर निगाहें उस पर डाली जिसका चेहरा पहले से ज्यादा लाल पड़ने लगा था। उन्हें लगा वो अब रोएगी, इतने दिनों से नहीं रोई थी, आज रो पड़ेगी। जख्मी होंठ दांतों तले दबाए वो बहुत सारे आंसू को हलक से नीचे ढकेलती हुई आंखों के आगे छाए हुए धुंध के छटने के मंतजर थी। उन्हें इस पर तरस आया था, दिल कुलस कर रह गया था। थोड़ी ही देर में अमर उठकर जा चुके थे। वो जैन के साथ बैठी रह गई। वो बोलता रहा, वो सुनती रही, कभी मुस्कुरा देती, कभी सर को जम्बिस देने पर इक्तफा किया। जैन उसे बता रहा था कि जब खान भाई एबटाबाद आए थे तो जैन की माँ ने उन्हें जहर दिया था। उसके बाद से उन्होंने घर का खाना पीना खुद पर हराम कर लिया था। नाश्ते के नाम पर बस चाय पीते थे। उन दिनों आगा जान के अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था, तो जेब की तंगी की वजह से रात को गली के नुक्कड़ पर मिलने वाला अंडे वाला बर्गर खाते थे। अरसे बाद जब उन्होंने जैन के हाथ का बना हुआ दलिया खाया था तो क्या कर दी थी। एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, फिर 1 महीना लगा था उन्हें घर के खाने का आदी होने में। खान भाई के लिए उसने कुकिंग क्लासेस ली थी। अपनी माँ का दिया गया ट्रॉमा हील करना चाहता था। वो दिन रात एक कर डाले थे। यही शौक, यही जुनून, यही मकसद बन गया था। उसके हाथ में जायका था, बाप के हाथ में पैसा। कैफे से शुरुआत की, रेस्टोरेंट बनाया, फिर ये सिलसिला चल निकला। खान भाई का ट्रॉमा आज तक हील नहीं हुआ, मगर वो एक कामयाब इंसान बन गया था। सुबह में सिर्फ चाय लेते हैं, दोपहर में भी शाजो नादिर ही कुछ खाते हैं, रात में भी जैन मौजूद हो तो ठीक, वरना आज भी गली के नुक्कड़ पर मिलने वाला बर्गर पर इक्तफा करते हैं। कहता हूँ मेरे रेस्टोरेंट चले जाया करें, मगर उस गंदे से बर्गर की आदत लगी हुई है इन्हें। काउंटर पर रखे हुए कॉफी के कप पर उंगलियां फेरते हुए वो मगलूम लहजे में कह रहा था। अलमीरा ने निगाहें उसके चेहरे से हटाकर गोद में रखे हुए अपने हाथों पर मरकूज कर ली। आप उनका ख्याल रखें ना, आपके होते हुए तो नींद की गोलियों की जरूरत भी पेश नहीं आती उन्हें। कुछ अरसा पहले तक अलमीरा के होते हुए अमर को वाकई नींद की गोलियों की जरूरत नहीं होती थी। वो पास होती थी तो बहुत गहरी नींद से सोते थे वो। फिर अब जब वो आई थी तो वह हनूज गोलियां ले रहे थे। वो ये बात जैन को नहीं बता पाई। अलमीरा खानम, खान भाई आज भी आपके वही खानान हैं जिन्हें सामने देखकर आप बात भूल जाया करती थी, जिन्हें देखते हुए आपको वक्त का अंदाजा नहीं होता था। वो वही हैं अगर आप देखें। हाथ से काउंटर पर लकीरें खींचता हुआ वो निगाहें उन्हीं गैर मौजूद लकीरों पर टिकाए हुए कह रहा था, और अलमीरा चुपचाप उसे सुन रही थी। धड़कनें सुस्त पड़ रही थी, आंखों की सुर्खी पड़ने लगी थी। अमर वही थे, अलमीरा वैसी नहीं रही थी। वो किसी को ये बात नहीं समझा पाएंगी। जो चोटें उसने खाई थी उनकी तकलीफ बस उसने ही सही थी। वही जानती थी कि कैसा महसूस होता है जब चारों अतराफ से नोचा जा रहा हो। मुसलसल चीखने से हलक खुश्क हो जाए, मगर हर चीख लौटकर अपने ही कानों से टकराए। जीना चाहते हो और मौत सामने खड़ी हो, बस उसे ही अंदाजा था। जिसे जिंदगी जाना हो, जिसे खुद से बढ़कर चाहा हो, उसकी तरफ देखी जाती है भला। दम घुटना, सांस लेने की कोशिश में दोहरा होना, एक जरा सी जिंदगी के लिए हाथ पांव मारना, पल पल मरना कुछ आसान तो नहीं होता। वो ऐसे ही पत्थर की नहीं हुई थी, यूं ही आंखें बंजर और दिल वीरान नहीं हुआ था, बस बुरी तरह से टूटी थी वो। बहुत बुरा जख्मी हुई थी। जैन और भी कुछ कह रहा था, उसके लब हिल रहे थे, वो सुन नहीं पा रही थी। वो मुसलसल बोल रहा था और अलमीरा बस एकटक उसका चेहरा देखे गई। वो वहां होकर भी वहां नहीं थी। जैन को इस बात का अंदाजा हुआ तो वो उठ गया था। वो काफी देर वहीं अकेली बैठी रही। शेरदिल फ्लोर कुशन पर आतिशदान के करीब बैठा था। निगाहें आतिशदान में चटकती हुई लकड़ियों पर टिकी हुई थी। उभरती और उभरकर मासूम होती हुई नन्ही चिंगारियों का अक्स उसकी भूरी आंखों में झिलमिला रहा था। वक्फे वक्फे से कैफे का घूंट भरता हुआ वो सही में अमर से हुई गुफ्तगू के मुतालिक सोच रहा था। कल वो उजलत में नमली मेरा आया था। आज सुबह अमर ने हवेली की लैंडलाइन पर कॉल किया था। उसे फौरन तलब किया गया था। ठीक है, अदीना की तबीयत खराब हो गई थी, तुम फिक्रमंद हो गए थे, लेकिन अक्ल फहम का तकाजा है कि जाने से पहले मुझे मुतला करते। मोबाइल कैसे छोड़कर जा सकते हो तुम? मुझे बस जल्दी में समझ नहीं आया। शर्मिंदगी से सर झुकाया। तबीयत कैसी है अदीना की? डॉक्टर ने क्या कहा? वो कोई मुलाजिम नहीं था जिसे वो उस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर दफा हो जाने का कहता। वो शेरदिल था, भाइयों जैसा था, साथ बड़े हुए थे दोनों। डॉक्टर ने कुछ शक के बिना पर MIR करवाने को कहा है, अभी इसीलिए निकल रहे हैं। बज़ाहिर तो बस कमजोरी के तहत बेहोश हो गई थी, बाकी वल्लाह इल्म
ख्याल रखना उनका, उनकी तरफ से मुकम्मल तसल्ली करके ही लौटना। MRI हो चुका था और तसल्ली वाली कोई बात नहीं थी। बज़ाहिर जिसे कमज़ोरी समझा गया था वह एक बड़ी बीमारी निकली थी। आग के अंगारों के पास बैठा केवल के घूंट भरता हुआ वो फैसला नहीं कर पा रहा था, पहले अदीना को आगाह करे या अमर खान को। अदीना बस अमर की खाला तो ना थी, इस हवेली के साथ बहुत गहरा ताल्लुक था उनका। उनका तारुफ हमेशा आगा जान की भतीजी के तौर पर हुआ था, फिर वो मुजाहिद खान के नाम हुई, उसके बाद अमर खान की खाला। हवेली के हर शख्स से जुड़े थे वो। अमर और अलमीरा को माँ बनकर पाला था। सादा, नफीस और शायका खातून थी, बोलती थी तो दिल में उतरती थी, इतनी साफ और मासूम। अदीना जैसे मासूम लोग ही कुदरत के इम्तिहान के चक्र में आते हैं, वो भी आ गई थी। अभी तक कहीं बैठे हो शेर दिल, मुझे लगा एबटाबाद जा चुके होंगे। नरम सी आवाज पर उसने गर्दन तिरछी करके हॉल में आती हुई अदीना को देखा। भूरे रंग की गर्म शॉल ओढ़े हुए वो उससे कुछ फासले पर रखे हुए सोफे पर बैठ रही थी। खान ने कहा था तसल्ली करके आना, उसने खोए खोए से अंदाज में जवाब दिया था। हो गई तसल्ली? उसकी चौड़ी पूछ देखते हुए वो मासूम सा मुस्कुराई। कहाँ खाला, कमजोर हो गई हैं आप, ख्याल क्यों नहीं रखती अपना? वो अदीना से ज्यादा कमजोर पड़ चुका था, यूं भरा बैठा था जैसे अभी रोने लग जाएगा। अमर के लाख समझाने के बावजूद वो अपनी जल्द रोने वाली आदत से छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहा था। रखती हूँ शेर दिल, अपने तय इतने अरसे से ख्याल ही तो रखती आ रही हूँ अपना। आतिशदान में चटकती हुई लकड़ियों जैसी चटक उनके लहजे में भी घुल गई थी। शेर दिल ने नम सांस अंदर उतार कर सर झुकाया। मुजाहिद खान आपको इस हालत में देखते तो खफा होते। उसकी बात पर वो चौंक कर उसे देखने लगी। मुजाहिद का यहाँ क्या जिक्र? हवेली में मुजाहिद खान का नाम कभी यूं बराह रास्त नहीं लिया जाता था। मुबादा पुराने जख्म ना उधर जाए, अदीना को तकलीफ ना हो। उन्हें आ जाना चाहिए, अब तो आ जाना चाहिए, वो अपनी ही दिल में कह रहा था। पलके चपकते हुए सांस रोकते वो उसे देखे गई। जहन में तरह तरह के सवाल उभरे, दिल वसवसों और खदशात से जकड़ गया। अब ऐसा क्या हुआ है शेर दिल? बहुत सारा खौफ आंखों में उतर आया था। होने को कुछ रह गया है? आप अलमीरा सुल्तान की हालत नहीं देखती? आपको अपनी जिंदगी राय का जाती हुई नजर नहीं आती? मोहब्बत करने वालों को तन्हा करके जाया जाता है भला? वो तल्ख हो गया था। मुजाहिद खान के जिक्र पर उसका ये तल्ख रवैया अदीना को नागवार गुजरा था। वो उससे खफा हुई थी। खफगी में कुछ न कहा था। शॉल को दुरुस्त करते हुए वो सोफे से उठ गई। शेरदिल ने गर्दन तेजी करके उन्हें देखा, जो हॉल से निकल रही थी। उनका उठता हुआ हर कदम साफ साफ कह रहा था कि किसी को हक नहीं है मुजाहिद खान के मुतालिक इस लहजे में बात करें। किसी को हक नहीं है वो मुजाहिद खान पर चोट करें, जबकि उन्होंने वो नहीं सहा था जिससे मुजाहिद खान गुजरे थे। क्या उन्होंने वो पत्थर खाए थे जिनका अदब मुजाहिद खान थे? नहीं तो चुप क्यों नहीं रहते? क्या उन्होंने वो गालियां सुनी थी जो मुजाहिद खान के कानों में सीसा उंडेलती थी? अगर नहीं तो अपने लबों को सी लें। जिसे नमली मीरा के पहाड़ों में संसार ना किया गया हो, उसे कोई हक नहीं पहुंचता तल्ख लहजे में मुजाहिद खान का जिक्र करने का। आतिशदान में रखी हुई आखिरी लकड़ी भी चटक रही थी। छोटे छोटे अंगारों का अक्स शेरदिल की आंखों में डबडबाया था। सर झुकाए उसने आंखों में चमकते हुए खामोश आंसुओं को बहने दिया। कुछ तो रहम करे मुझ बंदा नाचीज पर, ख्याल क्यों नहीं रखती अपना? कमरे में दाखिल होते ही अमर की आवाज उसकी समाज से टकराई थी। वो बेड पर कोहनी के बल नीम दराज थे। एक टांग बेड पर थी, दूसरी नीचे लटक रही थी। बाएं हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल कान से लगा था। वो मुतजब्जब सी वहीं दरवाजे पर खड़ी रही। समझ नहीं आया आगे बढ़ जाए या वापस चली जाए। मोबाइल पर दूसरी तरफ कौन थी वो समझ गई थी। अपना आप एकदम से उन दो के दरमियान तीसरा महसूस हुआ था। वो पलट जाना चाहती थी। जी जी, बहुत ख्याल रखती हैं, तभी तो कहीं भी चक्कर आकर गिर जाती हैं। उनकी निगाहें दरवाजे पर खड़ी हुई अलमीरा पर टिकी थी। वो मुस्कुरा रहे थे, बहुत गर्मजोश और अपनायत भरी मुस्कुराहट थी उनकी, इतनी गहरी कि गाल पर गड्ढा नमूदार हो रहा था। उसे चले जाना चाहिए, उसे अमर के निजी मामलात से दूर रहना चाहिए। हाँ, सोच रहा हूँ आजकल मैं चक्कर लगाऊं, मिस कर रहा हूँ आपको। वो पलट गई। अमर ने आंखों में शरारत लिए गर्दन जरा सी टेढ़ी करके उसे दरवाजा खोलते हुए देखा था। और बताएं बच्चे कैसे हैं? वो रुक गई। कॉल पर दूसरी तरफ मौजूद अदीना को उनकी दिमागी हालत पर शक हुआ था। वो कुछ कह रही थी, वो नहीं सुन रहे थे, बस महजूज निगाहों से वापस आती हुई अलमीरा को देख रहे थे। वो आई, एक लम्हे के लिए बेड के पास रुकी। नजरें मिलने पर सेकंड के 1000वें हिस्से में निगाहों का रुख बदला और सोफे की तरफ बढ़ गई। दिल लग गया ननिहाल में। सोफे पर पांव ऊपर करके बैठी वो बज़ाहिर मोबाइल देख रही थी, मगर कानों समेत सारी की सारी वो अमर की तरफ मुतवज्जा थी। अमर जो अदीना की सुने बिना ही अपनी कहे जा रहे थे, उसकी हरकतों से हिस्स उठा रहे थे। और आपका आपका दिल लग गया? अलमीरा ने पहलू बदला था। अदीना ने उन्हें फोन बंद करने की धमकी दी थी। वह हनूस कहते रहे, आपका है तो अभी आ जाऊं।
लहजा भर को अलमीरा ने निगाहें मोबाइल से उठाकर अमर के चेहरे पर टिकाई थी। उन्हें पहले से खुद को देखता पाकर वो इधर उधर देखने लगी। उससे गुस्सा आ रहा था, उससे बढ़कर बेबसी का एहसास हो रहा था। अगर ये सब बातें करना थी तो बाहर ही जाकर कर सकते थे। वो उठकर उनसे मोबाइल छीनकर दूसरी तरफ मौजूद खातून को सख्त से सख्त सुनाना चाहती थी। उनका मोबाइल तोड़ देना चाहती थी, मगर मगर बच्चे बच्चे तो निसाब से बाहर थे। ये तवक्को तो नहीं की थी उसने। 3 साल पहले मंगनी की खबर सुनी थी। अगर उसी साल में शादी भी हो गई होगी तो इतने थोड़े से अरसे में कितने ही बच्चे हो सकते थे। लेकिन वो लड़की थी भी तो उनकी मनपसंद बीवी। 3 ही बच्चे हों तो जरा हैरत ना हो उसे। उसने कुलस कर उन्हें देखा था, फिर सर झटक गई थी। उसके बला से 40 बच्चे हों वो वैसे भी चली जाएगी। नहीं, मेरा को तो कोई मसला नहीं होगा, उसे तो आपसे भी कोई मसला नहीं है। खुद ही आज़ादी का परवाना थमाया था। आज़ादी का परवाना उनके लिए अहमियत क्यों कर रखने लगा था, जब उन्होंने खुद कहा था वो आज़ादी चाहते ही नहीं है। आप क्यों इतनी बदली बदली बातें कर रहे थे? उसे गुस्सा आया था और दुख हुआ था। अम्र, तुम अलमीरा को तंग कर रहे हो? अरीना बात की तह तक पहुंच गई थी। चले ठीक है, आप सो जाएं, शब्बा खैर। फिर जवाबन क्या कहा गया था कि वो मोबाइल कान से हटाते हटाते हुए हंस दिए थे। हंसते हुए अलमीरा को देखा था, जो सर झुकाए मोबाइल को तक रही थी। उसका चेहरा तमतमा रहा था, पहले से ज्यादा सुर्ख हो रहा था। वो मुस्कुराते हुए उसे देखे गए। मीरा, नरमी से उसे पुकारा गया। उसने सर उठाकर उन्हें देखा। अमर की मुस्कुराती आंखें, जख्मी गजाल की उदास आंखें, वो उसे देख कर रह गए। यहाँ आओ। लहजे में वही नरमी थी जिसमें वो पिघलती जाती थी। वो नहीं जाएगी, उनके पास जाना ही नहीं था उसे। फिर भी उठकर खड़ी हो गई थी, शिकस्ता कदमों से चलकर बेड के करीब गई। अमर सीधे होकर बैठे। बैठो। किसी रोबोट की तरह वो उनके सामने बैठ गई। अमर ने साइड टेबल की दराज से इब्तिदाई तबी इमदाद का डब्बा निकाला। हॉट पर क्या हुआ है? वो डब्बा खोलते हुए पूछ रहे थे। कितने बच्चे हैं आपके? बेसाख्ता इस्तफसार कर बैठी। अमर ने ठहर कर उसे देखा। आप कितने चाहती हैं? जवाब बेसाख्ता नहीं था, नाप तोल कर सोच समझ कर दिया गया था। वह हक्का बक्का उन्हें देख कर रह गई थी, जो मुस्कुराते हुए मरहम निकाल रहे थे। मैं आपकी दूसरी बीवी के बच्चों का पूछ रही हूँ। कान की लौ तक सुर्ख होती हुए अपनी बात पर जोर दे रही थी। 2 काफी होंगे। वो कॉटन बड पर मरहम लगाने लगे। मैं जान ले लूंगी आपकी। छोटी सी थी, इतनी छोटी सी कि उछल कूद कर भी कंधे तक ही आती थी। तब से ये धमकियां सुन रहा हूँ। वो अंदर तक सुलग गई थी। खूंखार नजरों से उन्हें घूरा। मरहम? महसूस सा मुस्कुराते हुए कॉटन बड उसकी तरफ बढ़ा गए थे। खुद लगा लें। मेरा यही इरादा था, लेकिन लगा तुम एतराज करोगी। अब आप कह रही हो तो अपने इरादे पर अमल कर लेते हैं। उनके कहने की देर थी कि उसने झट से कॉटन बड झपट ली। गुस्से से बेड से उतरकर पैर पटकती हुई ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी। वो लबों पर हल्की सी मुस्कान सजाए उसे जाते हुए देख रहे थे। उन्हें अच्छा लगा था उसे ऐसे देखकर। वो दिल जलाने वाली बातें करें, तंज झाड़ें, तड़कती रहें, पैर पटक कर चलें, ड्रेसिंग रूम का दरवाजा धाड़ से बंद करें, हाथ झटके, चीज झपटें, बस खामोश न रहें। आस पास रहकर, निगाहों के सामने होकर जिंदगी का सबूत देती रहें। जिंदगी जो उसके आने से भली मालूम होने लगी थी। वो दिल में तो थी ही, अब कमरे में भी जगह बना रही थी। बहुत खामोशी से, बहुत गैर महसूस अंदाज से। उनका कमरा साफ मगर बेतरतीब रहने लगा था। तकिए के बराबर में उसका दुपट्टा रखा था। दुपट्टे के ऊपर नाजुक सा क्लिप आराम फरमा रहा था। साइड टेबल पर सेंटेड कैंडल्स का इजाफा हुआ था। सारे कमरे में लेवेंडर की खुशबू फैली थी। धागों से लिपटते टिमटिमाते शोले बेहद भले मालूम होते थे। वार्डरोब में अमर के कपड़ों के बराबर में अलमीरा के 1-2 लिबास अटके थे। उनकी सनस्क्रीन के साथ अलमीरा के स्किन केयर प्रोडक्ट्स, उनकी बॉडी मिस्ट के साथ अलमीरा का रोल ऑन, उनके क्लोन के साथ अलमीरा का परफ्यूम, उनकी घड़ी के साथ अलमीरा की अंगूठियाँ, एक के बजाय 2 टूथब्रश, शैम्पू के साथ कंडीशनर का इजाफा। सब कुछ बहुत मामूली होकर भी बहुत खास था उनके लिए। पहले वो खुद उस कमरे में उनके लिए जिंदगी बनकर आई थी। अब आहिस्ता आहिस्ता जगह घेरती उसकी चीजें अमर को एकदम से घर का एहसास दिला रही थी। 1 से 2 होने का एहसास बहुत खूबसूरत था। 2 से 1 होने के लिए इंतजार करना था, तो वो कयामत तक कर लेंगे इंतजार। पहले भी किया था, अब भी कर लेंगे। उसने दोबारा वैसा ही ख्वाब देखा था। वही चेहरे, वही अंदाज था। जगह मुख्तलिफ थी, हालात बदले थे। वो किरण के हमरा अपने डिपार्टमेंट के बाहर दरख्त के साए में बैठी थी। नरम घास पर किताबें फैलाए कॉफी के घूंट भरते हुए वो हसरत भरी निगाहों से किरण के हाथ में मौजूद मोबाइल की स्क्रीन को तक रही थी, जहाँ किरण, हन्नान और ईशल की तस्वीर नजर आती थी।
हन्नान का एक बाजू किरण के कमर में था, दूसरे में उसने ईशर को गोद में उठाया हुआ था। नाक पर चश्मा टिका था, बाल पेशानी पर गिरे थे। उसकी भरपूर मुस्कुराहट से अगले सारे दांत नजर आ रहे थे। किरण मोहब्बत भरी नजरों से पहलू में खड़े हुए शोहर को देख रही थी। ईशर बाप के बालों को चूम रही थी। छोटा खानदान था, बहुत मुकम्मल तस्वीर थी। उसने निगाहें उठाकर किरण को देखा। वो निगाहों में बहुत मोहब्बत समोई तस्वीर को देख रही थी। चेहरा खिला हुआ था। दूसरी बार माँ बनने के एहसास से वो हम वक्त गुलाबी होती रहती थी। वो कई पल बिना पलक झपके, सांस रोके किरण का निखरा निखरा चेहरा देखे गई, जो जिंदगी वो ख्वाब में भी नहीं जी सकती थी। किरण के लिए वो हकीकत थी, इतनी खूबसूरत हकीकत। ये भरपूर मुस्कुराहट, ये खिला खिला निखरा चेहरा, गुलाबी गाल। किरण की जगह वो भी तो हो सकती थी, वो क्यों नहीं? किरण क्यों? सोचे में गुम कब कॉफी का कप उसके हाथ से फिसला और कॉफी किरण के कपड़ों को दागदार कर गई। या नहीं, उसने जानबूझकर नीम गर्म कॉफी किरण के कपड़ों पर गिरा दी थी। किरण की लबों से मुस्कुराहट लम्हों में गुम हो गई थी। आंखों में खुशी की जगह तकलीफ ने ले ली। सॉरी, गलती से गिर गई। बेतासुर लहजा था उसका, बिल्कुल अजनबी सा। किरण चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई थी। तकलीफ से लब एक दूसरे में बेबस किए वो उठ खड़ी हुई। मैं साथ चलूं? सर उठा इस्तफसार किया। नहीं, मैं कर लूंगी। कुछ देर कबल बहुत जोर से, बहुत खुशी से वो उसे अपनी और हन्नान की तस्वीर दिखाते हुए अपने किस्सा सुना रही थी। अब बोली थी तो लहजा बहुत खाली सा था। अलमीरा मुस्कुरा दी। किरण चली गई। उसने किरण का मोबाइल उठाया, लब दांतों में दबाए हुए स्क्रीन पर नजर आती हुई तस्वीर को देखा, फिर उसे डिलीट कर दी। एक एक करके उसने सारी तस्वीरें डिलीट कर दी। हर वो तस्वीर जिसमें वो तीनों बहुत मुकम्मल थे रद्दी की नजर होती गई। उसने मोबाइल रख दिया। गहरी सांस लेकर घास पर गिरी हुई कॉफी को देखा था। कॉफी का रंग, वो सफेद और चॉकलेट जैसा रंग बदल रहा था। कॉफी सुर्ख खून जैसी होती जा रही थी। वो बिदक कर पीछे हुई थी। मार दिया तुमने, मेरे बच्चे को मार दिया। किरण की चीखें थी। उसने सर नफी में हिलाया था। कॉफी के गिरने से कोई नहीं मरता। उसने बस कॉफी गिराई थी। उसने बस तस्वीर डिलीट की थी। उस सब से कोई नहीं मरता। मेरा बच्चा अलमीरा मर गया, तुमने मार दिया उसे, मेरी औलाद मार दी। अलमीरा। वो तड़पी थी। अलमीरा ने दोनों हाथ कानों पर रखे थे। सर तेजी से नफी में हिलाया था। सारे जिस्म के बाल खड़े हो गए थे। यक ठंडे मौसम में भी पसीना छूटने लगा था। किरण की चीखों को खुद तक पहुंचने से रोकती हुई वो मुसलसल सर नफी में हिला रही थी। ये हन्नान ने गिफ्ट किया है, कैसी है? आंखों में खुशी की रमक लिए वो गले से लिपटी हुई सोने की चेन अलमीरा को दिखा रही थी। वही चेन अलमीरा के गले का फंदा बन रही थी। वो हाथ पैर मार रही थी, मगर गर्दन सख्ती से जकड़ी जा रही थी। सांस लेना मुहाल हो रहा था। कभी कभी लगता है अन्नान मेरी नेकियों का अजर है अलमीरा, मैं नवाज सी गई हूँ। ये नवाजिश अलमीरा के गले का तोक बनने लगी। तकलीफ बढ़ती गई। क्या बहुत मोहब्बत करते हैं आप किरण से? आंखों में आंखें डाले पूछा गया था, लहजा झलकती हुई हसरत। रात का अंधेरा किसी कच्चे धागे से भी ज्यादा कमजोर सा लम्हा। औलाद आजमाइश होती है, तुम आजाब हो अलमीरा। अपनी ही दोस्त का बच्चा मारते हुए तुम्हें मौत क्यों नहीं आई? माँ की गालियां बीप की तेज आवाज में दबती गई थी। मेरा बच्चा अलमीरा, होमरेकर, कातला, मनहूस, अजाब। आवाजें गड़बड़ होने लगी थी। फरार की हर्रा निगाहों से ओझल हो चुकी थी। वो दीवाना वार अपने अतराफ में निगाहें दौड़ाती रही थी। कोई मदद, कोई हाथ, कोई राह निकले, कोई तो सबब बने। बहुत खूबसूरत हो तुम अलमीरा। सरगोशी, रगों में दौड़ता हुआ खून खुश कर देने वाली सरगोशी, जिस्म पर सांप की तरह रेंगने वाला लम्स। वो झटके से उठ बैठी, तेजी से हाथ बढ़ाकर साइड टेबल लैंप ऑन किया था। पसीने में शराब और बिगड़ा हुआ तनफुस, बिखरे हुए बाल और आंखों में अंदर तक जड़ पकड़ता हुआ खौफ। ये सब क्या था? ये कैसा ख्वाब था? जो कुछ दुनिया कह रही थी वो सब ख्वाब में हकीकत क्यों बन जाता था? इतनी शर्मनाक हकीकत, इतनी वहशत ज़दा, इतनी अंधेरा। बहुत खूबसूरत हो तुम अलमीरा। मखमूर आवाज समाज से टकराती दिमाग में गूंजने लगी थी। वो गैर आरामदेह सी होकर खुद में सिमटी थी। डरकर गर्दन तिरछी की थी। लैंप के ऑन होने से कमरे में जो थोड़ी सी रोशनी हुई थी उसमें वो सोफे पर सोए अमर को देख सकती थी। बिल्कुल सीधे लेटे, आधे बायां बाजू आंखों पर रखे हुए। वो यकीनन नींद की गोली की वजह से गहरी नींद में थे। वो साथ थे, शोहर थे, पास थे। फिर वो ख्वाब क्यों जहन पर सवार हो रहा था? वो सरगोशी उसे खुद में समेटने पर क्यों मजबूर कर रही थी? खुदा की कसम, उस सब में कोई हकीकत नहीं थी। सब फरेब था। लोगों की बातें थी जो ख्वाब का रूप धार चुकी थी। ऐसा ख्वाब जो नींद उड़ा दे, खौफ में मुब्तला कर दे। दोनों टांगे समेट कर पेट से लगाए, बेड क्रॉन से टेक लगाए वो गर्दन तिरछी करके अमर को देखती रही थी। उन्हें देखते हुए अपना खता हो चुके औसान बहाल करने की सही करने लगी।
وہ اس ख्वाब को भूलना चाह रही थी जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। उसने चौंक कर पहले दरवाजे को पर देखा था, फिर दीवार पर नस घड़ी को। रात के 2 बज रहे थे। ऊपर उन 2 के अलावा तीसरा ज़ैन होता था। इन 5-6 दिनों में और कोई भी यहाँ नहीं आया था सिवाय मुलाजमा के। फिर अब रात के 2 बजे दरवाजे पर कौन था? वो उठे न उठे इसी शशोपंच में मुब्तला थी कि दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई थी। इस बार आवाज़ कदर तेज थी। अमर की नींद का ख्याल न होता तो वो कान लपेट लेती। उसे डर लगता था रात के पहर कमरे के दरवाजे पर होने वाली दस्तक से। रात के पहर दरवाजे के पास दस्तक देने वाला हमेशा कोई कुत्ता होता था, चीरने और फाड़ने के लिए तैयार कुत्ता, जैसे फहद। हाँ, फहद। नशे में धुत उसके कमरे का दरवाज़ा पीटता, गालियां बकता फहद। बेड से लगकर ठंडे फर्श पर खुद में सिमटी हुई वो उसकी गालियों मुसलसल होती दस्तक को कानों तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करते हुए सारी रात काटती थी। तो क्या अब भी ऐसी ही कोई रात गुजारनी थी? दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई थी, पहले से भी तेज। उसने गर्दन तिरछी करके अमर को देखा। वो हल्का सा कसमसाए थे। ओह अमर! हाँ अमर, वो थे ना। अमर खानन की मौजूदगी में ऐसी कोई रात नहीं आ सकती थी। वो बेड से उतरी, ठंडे फर्श पर नंगे पांव चलती, बालों को समेटती हुई वो दरवाजे पर आई थी। हाथ बढ़ाकर दरवाजा बिल्कुल जरा सा खोला था। कौन? सामने मौजूद चेहरा उसके लिए कदन अजनबी था। मनहूस नकूश, शेपज़दा चेहरा और आंखों से झलकती हुई खबासत। वो अलमीरा के अकब में देखने की कोशिश कर रहा था। वो उसकी कोशिश को देखकर मजीद आगे हो गई। आपके ताया का छोटा बेटा, नाचीज को हाशिर कहते हैं। उसने मुस्कुराते हुए सर को खम दिया। अलमीरा की छठी हिस्स ने उस लड़के को दूसरा फहद कहा था। क्या काम है? लहजा सख्त, चेहरा सपाट। बाबा बुला रहे हैं आपको। उसके जवाब पर अलमीरा की पेशानी पर बल पड़े। यहाँ आने पर होने वाली सबसे मुश्तरका मुलाकात के बाद वो ताया से नहीं मिली थी, न ही उसका फिलहाल कोई इरादा था। उससे उसका घर छीनने वाले उसे अपने घर में कितने दिन देख सकते थे? उसे जानना था वो उसे बुलाएंगे, ज़रूर बुलाएंगे। जिस वजह से उन्होंने उसे बेघर किया था, उस मकसद को हासिल करने के लिए वो उससे ज़रूर मिलना चाहेंगे। मगर रात के 2 बजे? उनसे कह दो कि सुबह बात होगी। साफ इनकार करते हुए उसने दरवाज़ा बंद करना चाहा था कि हाशिर ने अपना पाँव बीच में दे दिया। आप इनकार करने की पोजीशन में नहीं है अलमीरा सुल्तान। अकेली नहीं आना चाहती तो शोहर को जगा लें, या मैं जगा लूं? उसने बड़ा सा मुंह खोलकर अमर को आवाज़ देना चाही थी कि अलमीरा ने फौरन उसे रोका था। मुंह बंद करो अपना। खूंखार नजरों से उसे देखा गया था। हाशिर मुस्कुरा दिया। स्टडी में आ जाइएगा। दिल जला देने वाली मुस्कुराहट उछालता हुआ वो पलट गया था। वो दांत पीसकर उसे देख कर रह गई थी। दरवाजा बंद करके मोहतात नजरों से सोफे पर सोए हुए अमर को देखा। वो सो रहे थे। उनकी नींद, उनकी गहरी नींद। वो ठंडी सांस भर कर रह गई थी। वो नीचे आई तो लॉन्च के अलावा हर जगह गहरी खामोशी छाई हुई थी। मालूम होता था हर शरीफ इंसान सो रहा था। उसे नहीं मालूम था स्टडी किस तरफ है। वो टीवी का शोर सुनकर लॉन्च में चली आई थी। सोफे पर नीम दराज गोद में पॉपकॉर्न रखे हुए तेज आवाज में हाशिर कोई खून खराबे वाली मूवी देखने में मगन था। उसे आता देखकर इस्तजाई मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। मास्टर बेडरूम के बराबर में है स्टडी। गोया उसके आने का मकसद समझ लिया। वो जैसे आई थी वैसे ही वापस निकल गई थी। रुख मास्टर बेडरूम की तरफ था, बिल्कुल बराबर में स्टडी थी। वो दरवाजे धकेलती अंदर आ गई। स्टडी रोशन थी। तेज रोशनी लहजा भर को उसकी आंखों को कतरे नागवार गुजरी थी। शहरियार सोफे पर किताब लेकर बैठे थे। उसे देखकर मुस्कुरा दिए। बैठो अलमीरा। सामने पड़े सोफे की तरफ इशारा किया गया था। वो चुपचाप सोफे पर बैठ गई। ख्वाब का असर था या नींद का गालिब थी। उसने निगाहें दौड़ाकर स्टडी का जायजा लेना गवारा नहीं किया था। वो बस सपाट चेहरे से ताया को देख रही थी, जो किताब बंद करके उठ खड़े हुए थे। वो किताब शेल्फ में रख रहे थे। सोफे पर बैठी अलमीरा का सब्र आजमा रहे थे। उम्मीद है तुम्हारी नींद में मखल नहीं हुआ मैं, किताब रखकर पलटते हुए कहा। वो खामोश रही, बेतासुर निगाहों और सपाट चेहरे से उन्हें देखे गई। ताया मासूम सा मुस्कुराते हुए उसके मुकाबिल सोफे पर बैठ गए। मेज पर रखा चाय का कप उठाकर सोफे से टेक लगा ली। सुल्तान मेरा बहुत सुलझा हुआ भाई था, ख्याल रखने वाला और समझदार। जिंदगी दगा न देती तो बहुत आगे जाता वो। कॉफी के कप के किनारों पर उंगली फेरते हुए कहा गया। निगाहें अलमीरा के चेहरे पर टिकी थी, जो हनूस बेतासुर रहा। कोई मलाल, कोई दुख नहीं था वहाँ। आपने रात के 2 बजे मुझे मेरे मरहूम बाप का अफसोस करने हरगिज नहीं बुलाया। काटदार लहजा, शहरियार के लबों पर दौड़ती हुई मुस्कुराहट गहरी हुई थी। सुल्तान की इकलौती बेटी हो, मगर उस जैसी नहीं हो। जाहिर है शक्ल के अलावा सब माँ से लिया है तुमने। बाप से अब वो बेटी की तरफ आए थे। उसके बाद यकीनन उस बेटी के साथ क्या क्या था उस पर बात करेंगे। वो मुंतजिर निगाहों से उन्हें देखे गई।
घर में कोई मसला तो नहीं अलमीरा? किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। मुझे मसला हो ये ज़रूरत, इतना बुरा वक्त नहीं आया कि आपसे कहना पड़े। उसके लहजे के काट ने उन्हें महसूस किया था, बस एक अंदाज़ा लगाना था कि वह यहाँ क्यों आई थी, और उसके लहजे की काट, उसका सपाट चेहरा सब बता गया था। वो जानती थी उससे उसका घर किसने छीना था, वो जानकर ही यहाँ आई थी। बुरा वक्त आने में देर भी तो नहीं लगती, आम से लहजे में कहते हुए चाय का कप लबों से लगाया था। वो दांत पर दांत जमाए उन्हें देख रही थी। क्यों बुलाया है आपने? अमर के साथ क्यों रहना चाहती हो अलमीरा? इस सब के बावजूद उसने तुम्हारे साथ क्या किया? चाय का कप मेज पर रखकर, दोनों हाथ बाहम मिलाकर, कोहनियां घुटनों पर रखकर उन्होंने उसकी आंखों में गाड़ कर पूरे एहतमाम से इस्तफसार किया था। वो चंद पल उन्हें देखती रही, फिर इस तरह अंदाज में सर झटका। आप क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? मैं आपके भाई की बेटी हूँ, मगर उस भाई समेत सारे खानदान ने आपसे कदा ताल्लुक कर लिया था। अमर खानदान आपके लिए एक गाली के सिवा कुछ नहीं, तो फिर हम साथ रहें या जुदा हो, आपको क्या फर्क पड़ता है? जो शख्स रिश्ते में उसका ताया था, मगर जिससे वो अपनी सारी जिंदगी में कभी नहीं मिली थी, वो होता कौन था उसके और अमर के मामले में पड़ने वाला? मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तुम हो ना तुम्हारा शोहर। मुझे गर्ज है सिर्फ तुम्हारी खान हवेली से, जो बाबा ने तुम्हारे और अमर के नाम कर दी थी। अमर अपना हिस्सा तुम्हें दे चुका है, उस हवेली की इकलौती मालकिन तुम हो। ये इंकशाफ कतरे नया था उसके लिए। आगा जान की वसीयत उसने नहीं देखी थी, मगर शेरदिल ने इतना जरूर बताया था कि एक जमीन वो उसके नाम कर गए थे। उस जमीन से जो कुछ मिलता था उसके अकाउंट में मुंतकिल हो जाता था। खान हवेली में उसका हिस्सा था वो नहीं जानती थी। अमर अपने हिस्से से पीछे हट चुके थे, ये एक और धचका था। हवेली मेरे नाम कर दो अलमीरा, मैं तुम्हारा घर तुम्हें दे दूंगा। और मैं ऐसा क्यों करने लगी ताया? बाया आबरू उचकाया। तुम्हारे घर छीनने वाला कुछ भी कर सकता है, अब तक इस बात का अंदाजा हो गया होगा तुम्हें। दौलत, ताकत, ताल्लुक सब तो है आपके पास, फिर भी यह हवस नहीं बुझती। शहरिया ने गहरी सांस लेकर सोफे से टेक लगाई थी। नमली मेरा की सरदारी हासिल करने का वाहिद रास्ता वो हवेली है। जो इज्जत, जो मकाम तुम्हारे शोहर को मिला है, उस पर मेरा हक है। वहाँ की आवाम का सरदार वो नहीं, मैं हूँ, जहाँ से अब खान का बड़ा बेटा शहरियार खान। बचपन से उसने अमर से, मुजाहिद खान से सुन रखा था कि ताया अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। आज उसे यकीन हो गया था। मुजाहिद खान कहते थे, शहरियार वो कुत्ता है जो मुर्दार भी नहीं छोड़ता। आज उनके लिए जैसे टपकती हुई हवस से उसका यकीन ईमान में बदल रहा था। मुजाहिद चचा को भूल रहे हैं आप? वो इज्जत, वो मकाम मुजाहिद खान का है। अमर खानन उनके हक की हिफाजत कर रहे हैं। शहरियार की आंखों में लम्हों में नफरत भड़की थी। ये नाम उनके लिए सुलगता हुआ जख्म था। ये शख्स ही तो था उनसे उनका सब छीनने वाला। थूकते हैं लोग उस पर, संसार किया गया था उसका। तुम इज्जत की बात करती हो, लोग उसका नाम जबान पर नहीं लाते। नहीं ताया, लोग आप पर थूकते हैं। कितना अरसा हो गया है आप नमली मेरा नहीं गए। आपको क्यों लगता है खानान ने लोगों की जबानें बंद नहीं की होंगी? भौंकते हुए कुत्तों को भौंकने नहीं दिया जाता जब आप उसे खामोश करवाने की ताकत रखते हो। खानान ने वहाँ के लोगों की सोच, सारे के सारे लोग ही बदल डाले हैं। वहाँ की मोहतरम खातून में अमर की वालदा का शुमार होता है। वहाँ के मर्दों को मुजाहिद खान जैसा बनने की तलकीन की जाती है। वहाँ का सबसे मोअज़्ज़ज़ आदमी सरदार अमर खान है, मेरा कज़न, मेरा शोहर। उसका कज़न, उसका शोहर, बहुत मान था उसके लहजे में। गर्दन अकड़ा कर बात मुकम्मल की थी उसने। शहरियार की झुलसाती निगाहों के हिसार में वो यूं तन कर बैठी थी कि जैसे आज उनका हर वार जाया करेगी। वो एक बार गिरी है, वो उसे बार बार नहीं गिरा सकते थे। इतनी कमजोर नहीं थी अलमीरा सुल्तान। जिस गांव के खान अमर थे, उसी गांव में खानम का रुतबा उसे हासिल था। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? दांत पर दांत जमाए पूछा गया। उसने कंधे उचका दिए थे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम इस फैसले पर पछताओ। मैं अभी यहीं इसी वक्त तुम्हारा फैसला बदलवा सकता हूँ, लेकिन भतीजी हो तुम मेरी, तो मैं थोड़ा वक्त दूं। इतना कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, आराम से सोच लो। सोफे से टेक लगाकर टांग पर टांग चढ़ाई थी उसने। एक इस्तेज़ाई निगाह उन पर डाली, फिर उठ खड़ी हुई थी। जिस वक्त वह स्टडी से निकल रही थी, उसने अपने पीछे शहरियार को कहते सुना था, याद रखना, तुम्हारा हर फैसला उस शख्स पर असर अंदाज होगा जिसे तुम सबसे ज्यादा अजीज रखती हो। वो नहीं जानते थे उससे सबसे ज्यादा अजीज कौन था, मगर जब उन्होंने ये बात कही थी तो अलमीरा का दिल जोर से धड़का था। निगाहों के सामने सोफे पर सोए हुए अमर का चेहरा घूम गया था। मध्यम सांसें लेती, पलकें झपकती, सुस्त रवि से कदम उठाती वो वहां से निकल आई थी। जीने जलते हुए लोन से आधा शोर उसके कानों में बढ़ रहा था। वो उन आवाजों को समझ नहीं पा रही थी। कमरे का दरवाजा खोलते ही कमरे में चलते एसी की वजह से उसे ठंड का एहसास हुआ था। दरवाजा बंद करके कई पल वो दरवाजे से लगकर खड़ी अपने सांसें बाहर करती रही थी। यूं लगता था वो जंग के मैदान से अपने घर लौट आई है।
बरसों किसी दुश्मन मुल्क में भटकने के बाद अपनी सरजमीन की मिट्टी की सौंधी खुशबू नसीब हुई हो, जहाँ हर शख्स पीठ में खंजर घोंपने को तैयार था, वहाँ सोफे पर गहरी नींद सोया हुआ उसका शोहर वाहिद चारा घर मालूम होता था। दुनिया एक सहरा थी और वो सायादार शजर, दुनिया अजाब थी और वो इनाम, दुनिया जख्म देने को तैयार और वो हर जख्म पर रखा जाने वाला मरहम। उनसे नफरत के दावा करती थकती नहीं थी वो, अल्फाज के नशे से उन्हें छलनी करने में कभी पीछे नहीं रही थी। उन्हें खुद से दूर करने के लिए बारहा उनके दिल में खंजर घोंपे थे, उनकी मिलती निगाहों को अपनी बेरहमी की आग में जलाया था, लेकिन किसी और को उनकी तरफ मेरी निगाह डालने की इजाजत नहीं दी थी उसने। वो खुद जो मर्जी करे, कोई और उनके मुंह को आए, अलमीरा उसकी जान की दरपे हो जाती थी। उन पर जरा सी आंच बर्दाश्त नहीं होती थी उसे। अजीब धूप छाव सी लड़की थी, मोहब्बत करना नहीं चाहती थी और नफरत होती नहीं थी। माँ कहती थी कातिल है अम्र, वो उनमें मसीहा देखती थी। बानो कहती थी मोहब्बत में मुब्तला हो गई है, तो झगड़ पड़ती थी। आका जान उनका नाम लेते थे तो चीजें पटक देती थी। अमर कहते थे मीरा, और लो, दिल के अतराफ खड़ी सारी दीवारें धड़ाधड़ गिरती जाती थी। गुमसुम निगाहों से उन्हें देखती उसने आंखें मीच ली थी। चंद पल खामोशी से सरक गए, फिर वो बेड की तरफ चली आई थी, रिमोट उठाकर। ऐसी की ठंडक कम की थी। बेड पर पड़ा हुआ लिहाफ उठाया, फिर सोफे की तरफ आई थी। अमर जिस तरह खुद में सिमट कर लेटे हुए थे, उन पर डाला एक लिहाफ इतनी ठंड में भी काफी नहीं पड़ रहा था। उसने हाथों में पकड़ा लिहाफ आराम से उन पर डाला था। ठहर कर उन्हें देखा जिन्होंने बाएं बाजू से आंखें छिपाई हुई थी। वो वहीं सोफे से लगकर नीचे बैठ गई थी, बगौर उन्हें देखे गई। कमरे में छाई खामोशी, फिर वो इतना करीब थी कि बआसानी उनकी मध्यम सांसों को सुन सके। नरमी से उन्हें देखते हुए उसे अपने गिर्द शोर थमता हुआ महसूस हुआ था। यादों का बुना गया जाल धीरे धीरे खुल रहा था। अंदर बाहर हर जगह सुकून नाजिल होने लगा था। बहुत अरसे बाद वो यूं फुर्सत से उन्हें देख रही थी। वो जाग रहे होते तो कभी इतनी हिम्मत न होती। अलमीरा इस मामले में हमेशा डरपोक रही थी। कोशिश करती भी तो क्लमसी इतनी कि हमेशा पकड़ी जाती थी। आज पकड़े जाने के डर को कहीं दूर पीछे धकेल कर वो बस एकटक उन्हें देखती रही। निगाहें उनके चेहरे से होकर उनके सर के बालों पर टिकी। हाथ बढ़ाकर धीरे से उनके बालों का नरमी महसूस की थी। वो उन्हें कुछ नहीं होने देगी। वो ताया को कभी अमर को नुकसान पहुंचाने नहीं देगी। वो खुद को बचा सके या ना, अमर को जरूर बचा लेगी। कितनी गहरी नींद सोते हो खानान? उनके नर्म बालों में उसकी उंगलियां फिसलती गई। नीचे लब किनारे दिल मुंजमद रहा, मगर आंखें, ओ, अलमीरा की आंखें मुस्कुराई थी। अदराक होते ही दिल धक से धड़का था। चेहरे का रंग फीका पड़ा था। आंखों की पुतलियां साकित हुई। जो इज्जत, जो मकाम तुम्हारे शोहर को मिला है, उस पर मेरा हक है। वहाँ की आवाम का सरदार वो नहीं, मैं हूँ, जहांजेब खान का बड़ा बेटा शहरियार खान। उसने अपना हाथ खींच लिया था। पलक झपक कर उन्हें देखा। खानान, आई एम स्कैर्ड। भीगी सी सरगोशी पलटकर अपने ही कानों में गूंजी थी। नम सांस अंदर उतारकर उसने धीरे से अपना माथा पहलू में रखे हुए अमर के दाएं बाजू पर टिका दिया था। लोग कह रहे हैं कि आप बदसात हैं, बद किरदार हैं, आपकी माँ हराम मौत मरी है, आप मेरे बाप के कातिल हैं। उसने सख्ती से आंखें मीची थी। खामोशी कांच की करचियों की तरह टूटकर बिखरती गई। शोर बढ़ता गया। और तुम? उन्होंने कभी लोगों की परवाह नहीं की थी। उनके लिए वो मायने रखती थी। वो क्या सोचती थी, बस उससे फर्क पड़ता था। आप गुनहगार हैं अम्र, आप खुद एक गुनाह हैं। आपका वजूद, सर से लेकर पांव तक, सारे के सारे आप। वो जरा सा कसमसाई थी। सर में दर्द की शदीद टीस उठी थी। दिल भटकने लगा था। फिर उसे अपने सर पर किसी का हाथ महसूस हुआ था। मेहरबान मुहाफिज हाथ। हौले से उसके बाल सहलाए गए थे। वो पुरसुकून होती हुई आंखें मूंद गई थी। कमरे में ठंड थी, बेहद ठंड। आंखें मूंदे उनके बाजू पर सर टिकाए अलमीरा ने खुद पर लिहाफ फिसलता हुआ महसूस किया था। एकदम से गर्मी मिली थी। सुकून का एहसास वजह बना या थकावट के बहुत जल्द ही वो गहरी नींद में थी। रात के अंधेरे में हर तरफ छाए सकूत को हवा के जोर से खुलती हुई कमरे की खिड़की ने तोड़ा था। कमरा अगर पहले मुकम्मल अंधेरे में था, तो अब बाहर से आती हुई हल्की रोशनी में थोड़ी बहुत चीजें वाजे हो गई थी। जैसे कि ये अलमीरा का कमरा था। बेड के दाएं बाएं साइड टेबल पर सेंटेड कैंडल्स थी, साथ ही कुछ किताबें और उन किताबों के ऊपर रखा हुआ अलमीरा का मोबाइल जिसकी तारीख स्क्रीन रोशन हुई थी। किसी के धड़ाधड़ पैगाम आना शुरू हुए थे। ब्लडी बिच, यू किल्ड हर। मोबाइल चिंगाड़ा। हवा के जोर से खिड़की का पट खुलकर दीवार से लगा था। तुमने मारा है अलमीरा, तुमने धक्का दिया था। मैं गवाह हूँ, तुमने धक्का दिया था। एक के बाद एक पैगाम आने लगा था। मोबाइल की स्क्रीन को तारीख होने का मौका नहीं मिल रहा था। कोई दहाड़ता चीखता हुआ पागल हो रहा था। मैं सबको बताऊंगा, तुम्हारा शोहर तक तुम्हें धुतकारेगा, कातला हो तुम। मैं इसके बिल्कुल किनारे पर रखा हुआ कागजी जहाज खिड़की से आती हुई हवा के जोर से उड़ा था।
तुम तड़पोगी, तुम मरोगी, तुम खुद एतराफ करोगी, तुम होम रिकर हो, लेडी मर्डरर। पैगामात आना रुक गए थे, अब बस गालियां आ रही थी, इंतहा की गिरी हुई गालियां, एक के बाद एक। हवा के जोर से बंद कमरे में उड़ता हुआ कागजी जहाज दीवार गिर अलमारी से टकरा कर गिर पड़ा था। मोबाइल की स्क्रीन तारीख हो गई थी, हवा थम गई थी। काफी देर बाद एक आखिरी पैगाम भेजा गया था, मैं तुम्हें तुम्हारे ही खून में नहला दूंगा अलमीरा, यू मेस्ड विद रोंग पर्सन। गुस्सा निकालकर, गालियां बककर, धमकी देकर वो पुरसुकून हो चुका था। मोबाइल की स्क्रीन फिर से तारीख हो चुकी थी। खिड़की का पट खुला रहा। ये कमरा पिछले 5-6 दिनों से बंद था। खिड़की खुली होने की वजह से सुबह तक धूल मिट्टी में अट जाना था। अंधेरा छटा, शहर ने अंगड़ाई ली और दोनों की फजर कज़ा हो गई। अमर वैसे भी सुस्ती करते थे, मगर वो नमाज की पाबंद थी। आसाब पर थकावट इस तरह तारी हुई थी कि वो सुबह देर तक सोती रही थी। 8 बजे उठ जाने वाले अमर 8 बजे ही उठे थे, मगर अगले 2 घंटों तक अपनी जगह से नहीं हिले थे। दम साधे, लबों पर हल्की सी मुस्कान लिए वो अपने बाजू पर सर रखे अलमीरा को सोते हुए देख रहे थे। वो नीचे बैठे बैठे सो गई थी। उठेगी तो गर्दन में अच्छा खासा दर्द महसूस करेगी, फिर भी वो उसे जगाना नहीं चाहते थे। उसके लंबे बाल कुछ सोफे पर गिर रहे थे, कुछ कमर पर। बालकनी की जानिब खुलते ग्लास डोर पर पर्दे डले हुए थे। सूरज की तेज रोशनी पर्दों से टकराती हुई अपना सारा जोर खोकर बिल्कुल जरा सी कमरे में आ रही थी, बस इतनी कि वो उसके चेहरे पर छाए हुए सुकून को देख सकते थे। बस इतनी सी रोशनी काफी थी, बहुत थी। वक्त रेत की तरफ फिसलता जा रहा था, मगर वह परवाह किसे थी। आज इतवार था, वो अगर सारा दिन यूं सोती रहे, वो बिना थके उसे देखते रहेंगे। कोई जल्दी नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी। वो 10 बजे उठी थी, हल्का सा कसमसाई, पलकों का पर्दा उठाते ही अपना सर उनके सुन हो चुके बाजू से हटाया था। हल्के से खमदार बाल कमर पर बिखर गए थे। आह! दर्द की एक लहर उसके गर्दन में दौड़ गई थी। अमर ने मुस्कुराते हुए पलक झपकी थी। गर्दन पर हाथ रखे हुए गर्दन को दाएं बाएं हरकत देती वो उन्हें मुस्कुराता हुआ देखकर ठहर गई थी। गर्दन पर रखा हुआ हाथ धीरे से पहलू में गिरा था। पलक झपकी, इधर उधर देखा, फिर निगाहों का रुख वापस अमर की तरफ किया था। वो मुस्कुराए जा रहे थे। मैं ख्वाब में डर गई थी, तभी आपके पास आई थी, फिर आंख लग गई। रुक रुक कर तोड़ तोड़ कर सफाई दी गई थी। मुबादा वो खुशफहमी ना पाल ले। अमर के लबों पर दौड़ती हुई मुस्कुराहट गहरी हुई थी, आंखों में शरारत चमकी, दाहिने गाल पर गड्ढा उभर कर मालूम हुआ था। अच्छा, मुझे पता नहीं चला, शायद गहरी नींद में था। अंदाज ऐसे था जैसे अपनी गहरी नींद पर अफसोस किया हो। वो उन्हें देख कर रह गई। आप स्लीपिंग पिल्स न देकर अच्छा नहीं करते। आंखों में शिकायत उतरी, वो जेरे लब मुस्कुराते रहे थे। वो चंद पल उन्हें देखती रही थी, फिर गहरी सांस लेती उनकी तरफ पुष्ट करके सोफे से टेक लगाकर बैठ गई थी। दोनों हाथ उठाकर कमर पर बिखरे हुए बालों को ढीले से जूड़े में बांधा और किसी भी चीज से कैद किए बिना हाथ हटा दिए थे। जूड़ा उसी वक्त ढीला सा होकर आधा खुल गया था। वो खामोश निगाहों से सामने देखने लगी थी। दया की बातें याद आई तो फिर चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा था। सर झुकाकर गोद में रखे हुए हाथों को तका। सुर्ख व सफेद नाजुक हाथ। वो कई पल अपने हाथों को देखती रही थी। अमर की जांचती हुई निगाहें उसके चेहरे का तवाफ करती रही। वो कुछ कहना चाह रही थी, कोई बात परेशान किए जा रही थी उसे। जो भी था, कह क्यों नहीं देती थी। अमर के आगे बोलने से पहले तो कभी उसे इतना नहीं सोचना पड़ा था। खानान, सर झुकाकर चेहरे पर छाई हुई उदासी। हुकुम, भारी गंभीर आवाज। आपको नहीं लगता हमारे पास वक्त में पीछे जाने का ऑप्शन होना चाहिए था। चेहरा तिरछा करके उनकी आंखों में झांका। फर्श पर आलती पालती मारकर बैठे जवाब तलब नजरों से उन्हें ही देखती। वो उन्हें फजर के वक्त जैसी लगी थी, जब दिल में सुकून उतरता जाता है। अगर ऑप्शन होता तो क्या करती। ये उसके सवाल का जवाब नहीं था। वो खामोश रही, चुपचाप उन्हें देखती रही थी। अमर की नजरें उसके चेहरे से होकर बालों पर टिकी थी। उसका ढीला सा जोड़ा अब मुकम्मल खुल चुका था। बालों की एक लट चेहरे पर झूल गई थी। उन्हें हाथ बढ़ाकर उसके लट को कान के पीछे फंसाया था। आप क्या करते? काफी देर बाद पूछा। मैं सुल्तान चाचा को कॉल ना करता, तुम कभी कनाडा से ना आती, हम किसी और तरह किसी और जगह मिलते। वो अब उंगलियों से उसके बालों में कंघियां कर रहे थे। वो क्यों? अगर मैं कनाडा से ना आती तो मुमकिन था कि हम कभी मिलते ही ना। राब्ता बस फोन कॉल तक रहता, आप बस मेरे कजन रहते। आंखें सुकेड़ कर कहा गया था। उसे जवाब पसंद नहीं आया था। उसकी जिंदगी की खूबसूरत यादें थी यहाँ, उन दिनों की यादें जब जवानी और मोहब्बत दोनों की आमद साथ हुई थी। अगर वो जिंदगी का ये हिस्सा निकाल दे तो सारी जमा तफरी के बाद कुछ बचता ही नहीं था, कुछ भी नहीं। मैं आ जाता तुमसे मिलने यार, बस तुम ना आती, इन हालात में ना आते। क्यों? फिर तुम वही अलमीरा रहती जो कनाडा से आने पर थी। मुस्कुराती निगाहों से उनके चेहरे को अपने हिसार में लिया था। कैसी थी मैं? वो तजस्सुस से आगे हुई। जिंदा दिल, दुनिया की सबसे ज्यादा खुश लड़की, बातूनी, पटर पटर बोलती, हर वक्त लड़ने को तैयार,
उछलती कूदती अलमीरा जो मेरे कमरे में घुसकर मेरे बेड पर खड़ी होकर धड़ल्ले से मुझे प्रपोज करती थी। वो मुस्कुरा दिए थे। अलमीरा ने गुलाबी गालों से खिफत सी निगाहें उन पर डाली थी और चेहरा मोड़ लिया था, लब दांतों में दबा लिए थे। आप भूल नहीं सकते ये बात, वो उनकी महसूस निगाहें खुद पर महसूस करती हुई मजीद खिफत का शिकार होती हुई कह रही थी। उसके गाल, अलमीरा के गाल, एक तो फूले हुए दूसरा लाल हो रहे थे। हंस दिए थे। ऐसे कैसे भूल जाऊं? अच्छी बीवी बनने का अहद किया था तुमने, कहा था खुश रखोगी मुझे। अमर खानान नहीं कहता यार। निचला लब दांतों में दबाकर मुस्कुराहट रोकने की कोशिश करते हुए वो फिर से उसके बालों से खेलने लगे थे। वो चंद पल खामोश रही, कुछ याद आने पर वापस उनकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। लेकिन मैं कनाडा से आने के बहुत वक्त बाद भी तो वैसी ही रही थी। फिर नहीं मीरा, तुम मुझे हर मुलाकात में बदली हुई मिली थी। तब अंदाजा नहीं हुआ था, अब महसूस होता है। बोलते बोलते रुककर उसे देखा जो तवज्जो से उन्हें सुन रही थी। उन्होंने बहुत मिस किया था उसका यूं तवज्जो होकर उन्हें सुनना। धड़कनों के शोर को अनसुना करते हुए बात जारी रखी। हर किसी के साथ पटर पटर बोलने वाली अलमीरा लोगों से दूर भागने लगी। हमारा कंफर्ट जोन तंग से तंग होता गया और आखिर में आगा जान, अदीना, शेरदिल और मैं, बस हम चारों तक महदूद हो गया था। नए चेहरों से परेशान होती थी तुम। तुम्हें जबरदस्ती खामोश करवाने वाले तुम्हारे दो अल्फाज को गनीमत समझने लगे थे। सब इतना आहिस्ता हुआ कि कभी जान ही नहीं पाया मैं। तब महसूस कर लेता तो तुम्हें जाने ही न देता, अपने पास रोक लेता। उसके बालों की लट को अपनी उंगलियों पर लपेटते हुए उसकी आंखों में झांका था। उनके लहजे में अफसोस था, पछतावा था। वो यकटक उन्हें देखे गई। बहुत मुश्किल हो जाता खानान, कमजोर सी आवाज निकली। अमर ने ठहर कर उसे देखा। इतनी नहीं जितनी तुम्हारे जाने के बाद हुई थी। वो उन्हें देख कर रह गई थी, गहरी सांस लेते हुए सर झुका दिया था। कुछ पल खामोशी से सरक गए थे। नाश्ता करोगी? वो उठकर बैठ गए थे। अलमीरा ने असर अजबात में हिलाया था। फ्रेश होकर आओ तो चलते हैं, नीचे सबके साथ करेंगे, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो। क्यों? थोड़ी बात करनी है उनसे। वो सर को जम्बिस देकर उठ खड़ी हुई थी। अमर ने उसे ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हुए देखा, फिर मेज पर रखा हुआ अपना मोबाइल उठा लिया था। स्क्रीन रोशन होते ही जैन का पैगाम सामने था। अगर भाभी ने आपको अभी तक इतला नहीं दी तो मैं बता दूं, बाबा ने रात भाभी को स्टडी में बुलाया था। आप गालिबन सो रहे थे। अलमीरा जब से यहाँ आई थी, जिस दिन नींद की गोली नहीं लेती थी, ख्वाब में डर जाती थी, मगर आज से पहले उसे कभी अमर के पास आने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। कल रात उसे हकीकत ने खौफजदा किया था, इस कदर कि अमर की जरूरत महसूस हुई थी उसे। गहरी सांस लेते वो सोफे से टेक लगा गई थी। अलमीरा ने उन्हें अभी नहीं बताया था, मतलब उसका बताने का कोई इरादा नहीं था। शहरियार साहब का बंदोबस्त करना लाजमी हो गया था। तुम्हारा भाई घर पर है? डाइनिंग रूम से आती हुई शहरियार की आवाज पर अमर के उठते हुए कदम रुक गए थे। पीछे आती अलमीरा को भी रुकना पड़ा था। जी बाबा, जवाब मेज पर नाश्ता करते हुए जैन की तरफ से आया था। जब से बीवी आई है रोज घर आने लगा है, मुझसे उसका वजूद बर्दाश्त नहीं होता था, अब एक और अज़ा मुसल्लत हो गया है। बेगम शहरियार की ऊंची आवाज में की गई बड़बड़ाहट पर अलमीरा के चेहरे का रंग उड़ा था। अमर की पेशानी की रगें तन गई थी। मुड़कर उसे देखा जो खुश खोटों पर जबान फेरती हुई बहुत कुछ हलक से नीचे उतार रही थी। वो लोग भेजते हुए आगे बढ़े थे। अलमीरा उनके पीछे डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई थी। ये हमारी नाम निहाद कजन क्या कोई जादूगरनी है? इतने सालों में बड़े भाईजान तो इतवार के दिन कभी घर नजर नहीं आए। हाशिर के लहजे की झलकता हुआ तंज, चेहरे पर छाई हुई खबीस मुस्कुराहट उसे मुश्किल में डालने वाली थी। अमर ने उसके बराबर में रखी हुई खाली कुर्सी जोर से खींची थी। वो एकदम बौखलाया था। कुछ कह रहे थे तुम? कुर्सी पर बैठकर गर्दन तिरछी करके सर्द निगाहों से उसे देखा था। ऐसी निगाहें कि हाशिर ने नफी में सर हिलाते हुए थूक निकला था। शहरियार ने एक इस्तेया निगाह उन पर डाली थी, फिर अपने मुकाबले रखी हुई कुर्सी पर बैठती हुई अलमीरा पर। ये जगह अमर की थी। बरसों से वो उसी कुर्सी पर उनके मुकाबले बैठता आया था। आज उसने ये कुर्सी छोड़ दी थी। अमर अलमीरा के लिए अपनी हर चीज से दस्तबरदार हो जाया करता था। खान भाई तो चाय लेते हैं, आपका मुझे इल्म नहीं था तो चीज ऑमलेट बनाया है। जैन के बताने पर उसने बेबसी से लब दांतों से काटे थे। मर जाएगी, अंडा नहीं खाएगी। अमर ने उसके चेहरे की उड़ी हुई रंगत देखकर खामोशी से ऑमलेट उसकी नजरों से दूर कर रहा था। क्या ये भी एलर्जिक है? आंखों ही आंखों में पूछा। अमर सर को गैर महसूस सी जम्बिश देकर उसके आगे बाकी चीजें रखने लगे थे। ताया नाश्ते से हाथ रोककर ये मंजर देखते रहे थे। हाशिर बड़े भाई की दहशत में मुब्तला सांस भी रुक रुक कर लेता रहा। जैन अपने रास्ते की तरफ मुतवज्जा हो गया। कौन सा हाउस में खेलते हो तुम? चाय का घूंट भरकर आम से अंदाज में सवाल दागा। रॉयल हाउस में। बेइख्तियार जुबान फिसली। कांटे और छुरी पर हरकत करता हुआ शहरियार का हाथ लहजा भर को थम गया था। जैन चौंक गया था। हाशिर को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई थी।
मेरी बीवी के आसपास नजर आए तो उसी हाउस में दफना दूंगा, समझ गए? वो तंबी करके सख्त निगाहों से उसकी निगाहों में देखते गए थे। हाशिर थूक निकलता हुआ सर को जंबिस दे गया। अलमीरा धक से उन्हें देखे गई थी। वो अब बेगम शहरियार की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। मैं खासा इंतकाम पसंद आदमी हूँ, फिर अपनी बीवी के मामले में बेहद हसास भी हूँ। अपनी तरफ निकलता हुआ हर हिसाब भूल सकता हूँ, लेकिन मीरा की राह का कांटा बनेगी तो हलक से जान निकाल लूंगा। वो इस घर में राशन डलवाने की बात कर रही थी। अमर उन लोगों को देखते हुए आग में झोंकने के इरादे रखते थे। मेज पर मरूब सी खामोशी छा गई थी। एक बस अमर थे जो चाय के घूंट भर रहे थे, और अलमीरा जिसने मुंह में टोस्ट का टुकड़ा रखा था। आप शहरियार साहब। चाय का कप खाली मेज पर रखा, खबरदार करते हुए निगाहें ताए के चेहरे पर जाटी की। आगाजान अच्छे आदमी थे, बेटे के लिए नरम पड़ गए, तभी बस नमली मेरा से निकाला था आपको। मैं ऐसी कोई मजबूरी नहीं रखता। आज पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी बीवी से दूर रहें। आप में से किसी ने इसे जरा सी भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो याद रखिएगा, जिसके एक इशारे पर हजारों लोग जान देने को तैयार हैं, वो सिर्फ एक पर जान देता है। उस एक के लिए इबरत का निशान बना दिए जाएंगे। अपनी हर महरूमी का गुस्सा आपके किबले दुरुस्त करवाने में सर्व कर दूंगा मैं। नमली मेरा के सरदार अमर खान हो या एबटाबाद के एसएसपी खानजादा, वो सर्द नजरों से देखते हुए सख्ती से कुछ कहते थे तो हलक खुश्क होते हुए महसूस होते थे। ताई को पानी का सहारा लेना पड़ा था। ताया शशद्दुर रह गए थे, जिसे जूते की नोक पर रखने के लिए गाली बना दिया था। वह सामने तन कर खड़ा गर्दन दबोच चुका था। अलमीरा गुमसुम निगाहों से उसे अपनी खाली प्लेट को देखती रही थी। हलक में आंसू का गोला अटकने लगा था। वो खाने की मेज पर 4 लोगों में जलील होने की आदी थी। खाना जान देने की बात कर रहे थे। लब सख्ती से दांतों में दबाए वो धुंध में लिपटी हुई प्लेट को तकती रही थी। मेज पर अमेक खामोशी थी। सबसे पहले ताया उठे थे। कुर्सी को धकेल कर नेपकिन प्लेट में दे मारा था। उनके पीछे तय लंबे लंबे डग भरती हुई चली गई थी। फिर हाशिर भी खिसक गया था। जैन नाश्ता मुकम्मल करके उठा था, बस वो दोनों रह गए थे। आंखों में उतरते हुए आंसू को पीछे धकेलती अलमीरा और नरमी से उसका सुर्ख पड़ता हुआ चेहरा देखते हुए अमर गोद में रखे हुए हाथों को रगड़ती हुई वो सब्र किए बैठी थी। जब बर्दाश्त खत्म हुई तो उठ गई थी। उनकी आंखों में झांकने की गलती के बिना वो डाइनिंग रूम से निकल गई थी। अमर कुर्सी पर सर टिकाए खामोशी से उसे जाता हुआ देखते रहे थे। वो सीधा कमरे में आई थी। वॉशरूम का दरवाजा खुला छोड़कर बेसन पर झुकी थी। नल खोलकर मुंह पर पानी के छपाके मारे आंखें जलने लगी थी। गर्म सांस से चेहरा झुलसा रही थी। बेसन को मजबूती से पकड़े वो काफी देर धार की सूरत में गिरते हुए पानी को देखती रही थी। कुछ था जो अंदर ही अंदर तकलीफ दे रहा था। दिल टुकड़ों में बट रहा था, जिसमें सुइयां सी घुसती महसूस हो रही थी, जिसे किरण के साथ हुआ हादसा तोड़ न सका था। घर से निकाले जाने पर जो घुटनों के बल गिरी थी, वो अपने लिए इतनी परवाह देखकर गिरने को हो रही थी। पैरों पर खड़े रहना मुहाल हो रहा था। बाबा का कातिल है वो। खानान, खानान, खानान। अब उस बज्जात का नाम लिया तो जबान खींच लूंगी तुम्हारी। निस्ता लब बुरी तरह से दांतों तले खुजला गया था। हराम ज्यादा है वो, उसके करीब भी नजर आई तो जान ले लूंगी तुम्हारी। जान ही तो जा रही थी। नाखून बेसन की सख्त सतह पर घिसकर टूटने को हुए थे। मर जाओ, मर जाओ, तुम सब कुत्ते की मौत मरो। कांच टूटता गया, फूल बिखरते गए। वो कांच की कुर्सियों बिखरी हुई माँ को तक रही थी, जिनकी नजरों में अंत पेशी थी। दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर उसने नम सांस अंदर उतारी थी। आंखों को रगड़कर आंसू को बहने से रोका था। मीरा, वो खौफ से रासी होकर पलटी थी। वहशतज़दा नजरों से उन्हें देखा था। उसकी बेहद लाल होती हुई आंखें देखकर अमर के चेहरे पर तारीख से साया गुजरा था। उन्हें अंदाजा था कि उस घर में आना, फिर ऐसे हालत में आना उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। वो खुद को जितना मजबूत दिखा रही थी, अंदर से उससे कहीं ज्यादा कमजोर पड़ चुकी थी। शेरदिल आया है, बुला रहा है तुम्हें। वो बस सर को जंबिस दे गई। अमर दरवाजे से हट गए थे। उसने लंबे लंबे सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश की थी। नल बंद करते टिश्यू से चेहरा खुश्क किया। वॉशरूम से निकली तो दीवार से लगकर खड़े अमर को नजरअंदाज करती नाक की सीध में चलती हुई कमरे से चली गई थी। बेड पर रखा हुआ दुपट्टा उठाया, रुककर अपना ढीला पड़ चुका जोड़ा खोला। कांपते हाथों से बाल दोबारा जोड़े में बांध लिए थे। फिर लंबे लंबे डग भरती हुई कमरे से बाहर चली आई। निगाहें शेरदिल के तलाश में दौड़ाई तो वो जीनों के पास खड़ा था। उसे देखकर खुशदिली से मुस्कुरा दिया। आए लॉन में चलते हैं। उसने बिना तरद्दुद के उसके पीछे कदम बढ़ा दिए थे। उसे दूर जाना था। उसे आसिफ की तरह चिपट चुके माजी से दूर जाना था। किसी भी तरह अपना ध्यान बटाना था। उस दिन बिना बताए जाने के लिए बहुत माजरत खा हूँ अलमीरा खानम। वो उसके सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठा था। कुर्सी से टेक लगाए मुतबस्सम निगाहों से उसे देख रहा था। गोद में रखे हुए हाथों को देखती वो खामोश रही थी। आपको मेरा नाम याद रहा?
शरारत से पूछा। अलमीरा ने निगाह उठाई। उसकी आंखों में खफगी देखकर वो हंस पड़ा था। आने से पहले गांव का चक्कर लगाने गया था मैं। रास्ते में 4 लोगों ने रोककर पूछा था कि सरदार और उनकी सोजा वापस कब आ रहे हैं। तरस गए हैं उन लोगों को देखने के लिए। उसने ठंडी सांस भरी थी। दोनों? वो चौंक गई। जी, आपके शोहर नामदार भी अरसा हुआ नहीं आए हैं। कहते हैं कौन है वहाँ जिसके लिए आऊं? उनका सब कुछ तो एबटाबाद में है। उसकी आंखों में चमकती हुई शरारत और मुस्कुराहट में ढले हुए लब अलमीरा को मुंह बसोरने पर मजबूर कर गए थे। शेरदिल मुतबस्सुम नजरों से उसे देखे गया। ये छोटी लड़की बहुत अजीज थी उसे। हवेली में सबकी आंखों का तारा थी। शेरदिल की सबसे पहली दोस्त। जब पढ़ाई छोड़ने पर अमर खान उसे झाड़ पिला रहे थे, तब ये लड़की अमर के खिलाफ भी जाकर उसके साथ डटकर खड़ी थी। उसे घोड़े दौड़ाता, तलवारबाजी की मशक करता, आका जान के साथ जमीनें संभालता हुआ शेरदिल अच्छा लगता था। हर बार उसका नाम भूल जाने वाली ये लड़की अलमीरा सुल्तान हवेली में सबके साथ साथ शेरदिल की भी लाडली थी। सबकी चहेती को कुदरत मुसलसल आजमा रही थी। धुला धुला सा चेहरा, लाल आंखें, खाली खाली निगाहें, अंदर तक सबको चीर जाती थी। अलमीरा बहुत हंसमुख थी, बहुत बोलती थी। सामने बैठी अलमीरा तो कोई और ही मालूम होती थी। रोई रोई सी, नाजुक और सादा सी अलमीरा। तुम अचानक नमली मीरा क्यों गए थे? खुद पर ठहरी हुई उसकी मुसलसल नजरों से गैर आरामदेह होती अलमीरा पूछ बैठी। अरीना खाला की तबीयत खराब हो गई थी। अलमीरा चौंक गई थी। कितने अरसे बाद वो ये नाम सुन रही थी। जहाँ वो रहती थी वहाँ अमर से जुड़े हुए हर शख्स का जिक्र हराम था। अदीना, माँ के होते हुए बिन माँ की तरह रहने वाली अलमीरा को माँ बनकर दिखाया था उन्होंने। नमली मीरा के लोग कहते थे चश्मे के बहते पानी से ज्यादा साफ दिल है अदीना का। हर वक्त बावजू हो जैसे। इतनी मासूमियत, इतनी हया है उनमें। शाइस्ता मिजाज, नरम लहजा, धीमी आवाज। वो बोले तो मुमकिन ही नहीं दिल पिघलता ना जाए। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, फिर भी चट्टान जैसे मुजाहिद खान पिघलते गए थे। एक निगाह की बात थी और वो अदीना के आगे झुकते गए थे। अदीना ने कभी उसमें और अमर में फर्क नहीं किया था। अमर को बेटा कहती थी तो अलमीरा को बेटी माना था, लेकिन अलमीरा फर्क रखती थी। वो अमर का गुस्सा उनसे जुड़े हुए हर शख्स पर निकालती थी। झगड़ा उनसे था, मगर शेरदिल और अदीना जैसे बेजरा लोगों को भी खुद से परे धकेल दिया था। ऐसी ही थी वो। अमर से दूर हुई थी तो किसी की परवाह नहीं की। कोई मरता है तो मरे, पूछेंगी नहीं क्या हुआ था उन्हें। शायद उसे ख्यालों की दुनिया से वापस खींच लाया था। उसके लब नीम हुआ हुए थे। वो सही से उसकी बात सुन नहीं पाई थी। तभी आंखों में सवाल लिए उसे देखा। जमाने की बेरहमी की जद में आने वाली सारे जमाने का दुख अपने दिल में समो लेने वाली अलमीरा खानम बहुत कमजोर होती जा रही है वो। अलमीरा का दिल डूब कर उभरा था। ठीक तो है वो शेर दिल? तन्हा है। आप नमली मेरा क्यों नहीं चली जाती? एक जरब पड़ी थी उसके दिल पर। जिस्म का सारा खून सिमट कर चेहरे पर आ गया था। खान कभी आपको इस घर में ना लाते, मैं जानता हूँ। आप अपनी मर्जी से आई हैं, मुझे अंदाजा है। अगर इस जहन्नुम में रह सकती हैं तो नमली मेरा तो जन्नत है। कब तक खान की सजा उनसे जुड़े हुए हर शख्स को भुगतनी पड़ेगी? वो यकटक उसे देखे गई थी। शायद दिल की आंखों में नरमी की जगह दुख ने ले ली थी। कोई सजा नहीं दे रही मैं उन्हें, अपने हर मामले में आजाद तो है वो। बहुत कमजोर सी आवाज थी उसकी। हलक में कांटे उगने लगे थे। अलमीरा सुल्तान। उसने गोद में रखे हुए हाथ रगड़े थे। शेरदिल दोनों कोहनियां घुटनों पर टिकाए आगे को बैठा था। बंद दरवाजे पर दस्तक देना छोड़ दे। आप हर बार अपने हाथ जख्मी कर लेती हैं। जो दरवाजे खुले हैं वो भी बंद हो गए तो बहुत देर हो जाएगी। उसने लब भीजे अपने लाल हो चुके हाथों को देखा था, फिर घायल निगाहों से शेरदिल को तका। वो ठीक कह रहा था। उन करोड़ों लोगों में कोई भी एक ऐसा नहीं था जो हमेशा उसके लिए अपना दरवाजा खोला रखता। अमर खानान उसके लिए सबसे पहला दरवाजा बंद करने वाले वही थे। यूनिवर्सिटी कब से जाएंगी? काफी देर बाद खामोश रहने के पूछा। घर से सामान ले आऊं अपना, उसके बाद। शेरदिल समझकर सर को जंबिस दे गया। ख्याल रखिएगा अपना, घर में कोई भी मसला हो तो मैं हाजिर हूँ। वो उठ खड़ा हुआ था, जाने के लिए मुड़ गया था। अलमीरा लाल होती हुई आंखों से उसे जाते हुए देखती रही थी। पौधों की कटाई करते माली ने उसे रास्ते में रोक लिया था। वो माली से बातें करने लगा था। अलमीरा उदास नजरों से नीम के फूलों को बेजान होकर जमीन पर गिरते हुए देखती रही थी। सफेद छोटे से फूल सब्जे को ढकते जा रहे थे। स्टडी की ऊंची दीवारों की सीने से लगी हुई किताबें महवियत से रॉकिंग चेयर पर बैठे अमर को तकती थीं। वो किताब गोद में रखे हुए सुस्त रवि से खस्ता सफात पलट रहा था। उसने क्रीम ट्राउजर पर डार्क टेल पोलो शर्ट जैतन कर रखी थी। बाल बेतरतीब से होकर माथे पर गिर रहे थे। चेहरे पर अनसंजीदगी का बसेरा था। लंबी उंगलियों के दरमियान कागज की नरमी महसूस करते हुए उसने सर उठाकर दरवाजे से अंदर आते हुए शेरदिल को देखा था। निगाहों ने किसी और को भी तलाश किया, मगर नाकाम ठहरी। मिजाज कैसे थे बेगम साहिबा के? बात ही नहीं करती, जवाब भी नहीं देती।
वो ठंडी सांस भरकर अमर के दाएं तरफ रखे हुए सिंगल सोफे पर बैठ गया था। किसी से करे ना करे, अमर से तो करती थी। सुबह खुद बात शुरू की थी उसने तड़के हुए ही, मगर जवाब तो देती थी। गर्दन अकड़ गई, सीना चौड़ा हुआ था, चेहरे पर इत्मीनान उमड़ आया था। अदीना कैसी थी? शेरदिल ने ठहर कर उसे देखा था। काफी देर देखता रहा था। उसकी खामोशी महसूस करते हुए अमर ने नजरें उठाई थी। आबरू उच गए थे। शेरदिल ने सर झटका, गहरी सांस ली, फिर हिम्मत मुस्तमा करके लब्बा किए थे। ब्रेन ट्यूमर है उन्हें। बहुत आराम से उसके सर पर बम फोड़ा गया था। अमर एक लम्हे के लिए साकित हो गया था, बिल्कुल सुन। सांस रोके बिना पलक झपके शेरदिल को देखता रहा था। माथा शिकन आलूद हुआ था, आंखों में बेयकीनी उतर आई थी। उन्हें नहीं बता पाया मैं। वो वहाँ अकेली हैं। आप अलमीरा सुल्तान को नमली मेरा क्यों नहीं भेज देते? वो क्या कह रहा था अमर समझ नहीं पाया। लहजा भर के लिए तमाम साहसियात सलब कर ली गई थी। शेरदिल तो वहाँ था ही नहीं। अमर स्टडी में नहीं, हवेली के सहन में था। भागता दौड़ता लपक लपक कर हर एक को अपनी माँ का पूछता। वालदा की सदाएं लगाता हुआ, रोता बिलखता हुआ अमर अदीना की सख्त गिरफ्त से खुद को छुड़ाता हुआ, आंसू में भीगता हुआ, अपनी चीखों से आसमान सर पर उठाता अमर। वो ठीक ना हो, वो भले मुझसे प्यार ना करें, लेकिन सामने रहें। अपने बच्चे को छोड़कर कौन मर जाता है अदीना? उसकी आवाज़ नम, उसकी आंखें सुर्ख, उसकी रातें तारीक, उसके दिन अजाब। वालदा तो एक बार मर गई थी। वो उनके मरने के बाद हर रोज मर रहा था। वो वहां भी नहीं था, वो अस्पताल में था। वो मुजाहिद खान के पेट से भल भल कर निकलते हुए खून को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो रो रहा था, बार बार सफेद शर्ट के खून आलूद बाजू से अपनी नम आंखों को रगड़ता हुआ वो मुजाहिद खान की मिन्नत कर रहा था, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। खुदारा रहम करे मुझ पर, खुदा की कसम अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाऊंगा खान। मिन्नत करता, इल्तिजा करता, हाथ जोड़ता अम्र। अस्पताल की सफेद दीवार, स्ट्रेचर के चरचराते हुए टायर, खून के रंग में रंगते हुए सफेद चादर। आगा जान, आगा जान। किसी की सिसकी, किसी की नम आवाज, एक बिखरा हुआ वजूद। वो वहीं किचन की दीवार से लगकर नीचे बैठता चला गया था। जिसे सगे बाप ने गाली बना दिया था, उसे बाप बनकर पालने वाले आगा जान, वो आगा जान जमाने के सख्त से सख्त तरीन मौसम में पहाड़ की तरह अपनी जगह पर जमकर खड़े रहने वाले आगा जान गिर गए थे। घुटने पर सर टिकाटा वो ऊंचा लंबा कद फूट फूट कर रो दिया था। उसे अस्पताल से खौफ आता था। एम्बुलेंस का सायरन उसे वहशत में मुब्तला करता था। उसने एक एक करके खुद से जुड़े हर रिश्ते को खोया था। वो जितना मजबूत दिखता था, रिश्तों के मामले में उससे कहीं ज्यादा कमजोर था। और अब अदीना, उन्हें कभी माँ कहा ना था, मगर दिल से ममाना था। उसका बाप मर जाता, हाशिर जलील हो जाता, सौतेली माँ तड़पती बिलखती, वो खामोशी से उन सब के जनाजे में शरीक हो जाता जो दिल के करीब थे, जो वजूद का हिस्सा मालूम होते थे। मौत उन्हीं के पास क्यों आती थी? वही क्यों, अदीना ही क्यों? मुझे अदीना की रिपोर्ट ला दो शेरदिल, कोई नहीं मर रहा अब। रॉकिंग चेयर से उठते हुए उसने सपाट लहजे में कहा था। शेरदिल ने ठहर कर उसे देखा था, जो दोनों हाथ ट्राउजर की जेब में डाले पत्थर चेहरा लिया बाहर जा रहा था। उसकी आंखें साफ कह रही थी, वो अब किसी को मरने नहीं देगा। हमेशा के बरक्स इस बार मौत ने उसे कमजोर नहीं पाया था। भले मुंह के बल गिरे, लेकिन वो लड़ेगा। सामने कुदरत थी, इख्तियार रखती थी। एक इख्तियार उसके पास भी था, कोशिश का, पर उम्मीद रहने का, लड़ने का। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।